नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट ग्राउंड में आपका स्वागत करता हूं। आज आज का हमारा क्लास मेडिवल हिस्ट्री पर है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मुग़ल काल से संबंधित बाबर के बारे में, उसके पूरा जीवन परिचय, उससे संबंधित जितने भी युद्ध हुए और भी जो भी सारी चीज़ें जानकारी थी मैंने देने का प्रयास किया। आशा है कि आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। आज का मेरा क्लास है हुमायूं, जो कि उसका पुत्र हुमायूं है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हुमायूं के प्रारंभिक जीवन कैसे थे, हुमायूं के का जन्म कब और कहाँ हुआ, और भी जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं आज के क्लास में हम देखेंगे। हमारा ये वीडियो जो है दो या तीन क्लास में, मतलब हमारा ये क्लास दो तीन क्लास में ये बटा हुआ होगा। हुमायूं के बारे में थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखे हैं बाबर के बारे में मुग़ल काल से, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें, इसलिए जो है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हुमायूं के बारे में अगर इसका समय काल या शासन काल की बात किया जाए, तो जो शासन शुरू होता है इसका 1530 से लेकर के 1540 तक, और 1555 से लेकर के 56 तक, ठीक ना। इसका समय जो शासन करने का जो समय है वो 1530 से शुरू होता है। 1530 में ही 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु होती है, और 30 दिसंबर को ये राजाभिषेक होता है हुमायूं का, ठीक ना। तो 1530 से इसका जो है शासन करने का समय स्टार्ट होता है 1530 में, और इसने लगातार 10 वर्षों तक शासन किया, 1530 से 1540 तक। लेकिन 1540 में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हुमायूं के साथ ऐसी कुछ घटना घटित होती है, इसकी वजह से इसको भारत से बाहर फिर से सिंध क्षेत्र में जाना पड़ता है, और फिर से एक बार यह 1555 में वापस आता है, ठीक ना। और एक वर्ष बाद ही इसके द्वारा बनवाए गए दीनपनाह नाम का एक पुस्तकालय था, उसके सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका शासनकाल दो समय में बटा हुआ है, 1530 से 1540, और फिर वापस आता है इसका, जो आप लोग देख सकते हैं, 40 से 55 तक, यानी 40 10 50 5 55 15 वर्ष तक इसने निष्कासित जीवन व्यतीत किया। और 15 वर्ष के बाद फिर से इसको एक बार सत्ता हासिल होती है, मुगल काल स्थापित करता है भारत में, और एक वर्ष तक रहा, उसके बाद फिर से इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। तो ये समय सीमा की बात थी। आगे चलते हैं हम, इसके जीवन से संबंधित कुछ चीजें, जो घटनाएं हैं जो जरूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा से संबंधित, उसको देखते हैं। अगर जन्म की बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था, ठीक ना। कहाँ पे? काबुल में। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था, ठीक ना। और इसके पिताजी जो थे बाबर, आप लोग जानते ही हैं, पिछला क्लास मेरे बाबर के ऊपर था मेरा, तो इसके पिता बाबर थे, और माता जो थी माता माहम बेगम। माता कौन थी? माहम बेगम, ठीक ना। माता इसकी जो थी माहम बेगम, और पिता कौन थे? बाबर, ठीक ना। 6 मार्च 1508 को जन्म हुआ था इसका। और अगर राज्याभिषेक की बात करें, अगर, तो मैंने बताया कि 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हो गई थी, और उसकी 4 दिन बाद ही 30 दिसंबर को 30 दिसंबर को
31 दिसंबर 1530 को इसका राज्याभिषेक हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे? आगरा में। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ होता है? आगरा में। जन्म कहाँ होता है? काबुल में। पड़ता कहाँ है? अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। आप लिख सकते हैं अफगानिस्तान। पिता बाबर, माता माहम बेगम, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके पिता बाबर हो, है ना, वो कितना खतरनाक हो सकता है। पिता ही बाबर थे इसके। बाबर का मतलब भी होता है शेर, ठीक ना। तो इसके पिता बहुत खतरनाक थे, ठीक ना। और आपको मैं बता दूं कि पहली लड़ाई जब 14 वर्ष का था हुमायूं, तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उसमें पहली बार हुमायूं जो है 14 वर्ष की उम्र में ही शामिल हुआ था, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम उम्र से, छोटी उम्र से ही यह युद्धों का ज्ञान था हुमायूं को भी, अपने पिता के समान। आगे चलते हैं। राज्याभिषेक इसका जो है 1530 में हुआ आगरा में 30 दिसंबर को। अगर हुमायूं के थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, इसके भाई बहनों का जिक्र करते हैं, तो हुमायूं को छोड़कर इसके पास 3+1 3 भाई थे और एक बहन थी। कौन कौन देखते हैं। 3 भाइयों में नंबर 1 जो पहला भाई था कामरान, चलिए आगे देखते हैं। माफी चाहेंगे, क्लास बाधित हुआ थोड़ा सा। देखते हैं इसके भाई बहनों में जो थे। पहला भाई था इसका कामरान, और नंबर 2 अस्करी, कामरान अस्करी। नंबर 3 हिंदाल, हिंदाल, ये द है, हिंदाल, ठीक ना। और एक इसका कह सकते हैं आप कजिन था, चचेरा भाई भी था इसका एक, उसका नाम था, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सुलेमान, सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा, ये चचेरा भाई था इसका, ठीक ना। और बहन जो एक थी, इसकी जो एक बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। मैं आपको बता दूं कि यही गुलबदन बेगम थी जिसने, गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा, हुमायूंनामा की रचना की थी। ध्यान रहे, आपको एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी, ठीक ना, और बाबर की पुत्री थी। कौन? गुलबदन बानो बेगम, आप कह सकते हैं गुलबदन बानो बेगम, ठीक ना। तो अगर भाइयों की बात करें तो कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 3 इसके सगे भाई थे, है ना। सगे का मतलब मैं भी बता रहा हूं आपको। कामरान और अस्करी जो है, कामरान माता एक थी, पिताजी एक थे, माता जो है अलग अलग थी, ठीक ना। कामरान और अस्करी जो थी, यह गुलरुख बेगम, गुलरुख, कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम, कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम थी एक, उनके पुत्र थे। और हिंदाल जो था, हिंदाल दिलदार बेगम, दिलदार बेगम, ठीक ना। नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग नाम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। चलिए, कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम के पुत्र थे, जो कि बाबर की पत्नी थी, और दिलदार बेगम जो थी, उनके पुत्र कौन थे? हिंदाल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वयं हुमायूं जो है, इसकी जो माता का नाम था माहम बेगम, माहम बेगम के 2 पुत्र थे, आप लोग देख सकते हैं, गुलबदन बेगम और स्वयं हुमायूं माहम बेगम के पुत्र थे, और कामरान अस्करी गुलरुख बेगम के पुत्र थे, और हिंदाल जो है दिलदार बेगम का पुत्र था। इस तरह से आप कह सकते हैं पिताजी एक ही थे इसके, लेकिन
माता जी कैटो थी, ठीक ना। तो हम जान सकते हैं कि बाबर ने कई शादियाँ की थी पहले के समय में। ऐसा होता था, आज भी मुसलमानों में ऐसा होता है, कहीं कहीं अफगानिस्तान में तो आज भी जो है अब देख सकते हैं कई कई शादियाँ होती हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे और कल्चर से और विदेशी कल्चर में थोड़ा सा अंतर है। आज भी आप देख सकते हैं कि अगर हिंदू की बात करें अगर हम लोग, तो अगर किराना की दुकान भी है तो हम लोग एक ही किराना की दुकान से सामान खरीदते हैं, ठीक है ना। बगल में अगर कोई किराना की दुकान है, अगर यहाँ से हम एक किराना की दुकान सामान खरीद रहे हैं, बगल में अगर कोई जाता है तो देखते हैं कि यार देख रहा है आदमी, है ना, बंदा देख रहा है, ऐसे लेकर सामान निकल लेते हैं, ठीक ना। लेकिन विदेशों में क्या होता है, अब समझ सकते हैं कि हम हिंदू जो हैं ऐसे इंडिया के लोग, है ना, किराना की दुकान में भी शर्माते हैं, ठीक ना, एक ही दुकान से सामान खरीदते हैं। लेकिन विदेशों में क्या है, आज एक पत्नी उसके साथ खाना वाना खाए, अपना सब कुछ बढ़िया है, ठीक है चलो भाई अब आज के लिए तुम्हारा टाटा बाय बाय, अगले दिन हम दूसरे के साथ जो भोजन करेंगे, ठीक ना। तो ऐसा होता है विदेशों में, आज भी ऐसा चलता है अफगानिस्तान वगैरह में। लेकिन हमारे यहाँ आज भी बहुत हमें गर्व है कि हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं और हमें अपने हिंदुस्तान पर गर्व था, गर्व रहेगा, ठीक ना। चलते हैं। तो मैंने बताया कि बाबर के जो पुत्र हैं हुमायूं, इनके 3 भाई बहन हैं हुमायूं को छोड़ करके, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम के और हिंदाल देदार बेगम के पुत्र थे। सुलेमान मिर्जा जो एक इसका कजिन था, चचेरा भाई था, ठीक ना। और गुलबदन बेगम इसकी बहन थी, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके पूरे जीवन पर्यंत उसने क्या किया, सारी घटनाओं का जिक्र जो है गुलबदन बेगम ने किया है हुमायूं नामा में। और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है तो इम्पोर्टेंट करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिट गया, सॉरी, देख लीजिए इसको। चलते हैं। चलिए, अगर हुमायूं के जीवन संबंधी कुछ और आगे चीजें देखते हैं तो बाबर चूंकि इसके पिताजी थे, उनका जो सत्ता था आप कह सकते हैं आगरा, दिल्ली, है ना, इन सारे क्षेत्रों में और अगल बगल के जो क्षेत्र थे बाबर ने उसको अपना कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन कहते हैं कि हुमायूं को बाबर ने उत्तराधिकारी अपना नियुक्त किया था। लेकिन हुमायूं की अगर व्यक्तित्व की बात करें तो हुमायूं थोड़ा सा ठीक है, उसको जो है ट्रेंड किया गया था पहले से, युद्ध कौशल में वो बहुत अच्छा था, युद्ध कौशल उसका 1 नंबर का था। मैंने पहले ही बता दिया कि पानीपत के 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ जो है हुमायूं 14 वर्ष की उम्र में, 12, 13, 14 वर्ष की उम्र में ही जो है, छोटे से उम्र में इसने क्या किया, भाग लिया था। तो सैनिक क्षमता में इसके अंदर कोई कमी नहीं थी, ये बहुत बढ़िया था। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हुमायूं की जो प्रवृत्ति थी, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो युद्ध नीति थी, युद्ध कौशल है, उसमें थोड़ा सा कमजोर था। और इसका अंदाजा यहाँ से आप लगा सकते हैं कि बाबर के मृत्यु के बाद जैसे ही सत्ता संभाली हुमायूं ने, तो अपने राज्य को इसने क्या किया, विभाजित कर दिया, अपने अलग अलग भाइयों को दे दिया। जो इसका बड़ा भाई था पहला भाई कामरान, इसको काबुल, जो कि अफगानिस्तान में काबुल और गांधार है ना, काबुल और गांधार किसको दे देता है, कामरान को दे देता है। उसके अलावा जो इसका दूसरा भाई था अस्करी, इसने अस्करी भी एक संभल नाम का क्षेत्र है उसको दे दिया। उसके अलावा जो इसका भाई हिंदाल बचता है, उसको भी मेवात एक क्षेत्र है उसको दे देता है। यहाँ तक कि जो इसका चचेरा भाई है, मैंने आपको बताया, यहाँ तक कि इसका चचेरा भाई सुलेमान में जो मिर्जा था, उसको भी बदखसा नाम का एक क्षेत्र दे देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हुमायूं ने अपने राज्य का विस्तार करने की बजाय अपने राज्य को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो इस तरह कहा जाता है कि हुमायूं की जो कमजोरी का या पतन का जो कारण बना, ये जो है इसका जो राज्य विभाजन, ठीक ना, अपने भाइयों में इसने कर दिया, इसकी वजह से इसके कमजोरी का कारण कहा जा सकता है। और दूसरी चीज, इसकी जो प्रवृत्ति थी, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था या, ठीक ना, इसका स्वभाव थोड़ा सा ट्रेंड तो था या, सैनिक अच्छा था, कुशल शासक था। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हुमायूं की जो धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उसको कुछ झेलना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं ये जीवन परिचय था हुमायूं के बारे में। हुमायूं से संबंधित जितने भी युद्ध लड़े गए हुमायूं जितने भी युद्ध लड़े, जैसे आप कलिंजर पर युद्ध है ना, कलिंजर पर
दोहरिया का या देवरा का युद्ध भी कहते हैं, चौसा का युद्ध, विलग्राम का युद्ध, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। फिलहाल हुमायूं का ये जो छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको इसके जीवन परिचय या जन्म से संबंधित कुछ चीज़ें बताया। एक दो चीज़ें और जान लेते हैं हुमायूं के बारे में, वैसे फिलहाल मैं इसको आगे और बताऊंगा। हुमायूं को एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है और कहा जाता है कि यह ज्योतिषी विद्या में बहुत ही रुचि रखता था, ठीक ना। और यह ऐसा शासक था मुगल काल का जो 7 दिन 7 टाइप के कपड़े पहनता था, है ना। इसकी मान्यता थी कि अगर मैं अलग अलग दिन अलग रंगों के कपड़े पहनूंगा तो मेरा जो लक मुझे अच्छा साथ देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बेचारा ये अनलकी साबित हो जाता है बहुत गड़बड़ ढंग से। तो आगे अगली वीडियो में इसको बताऊंगा, ध्यान से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो इसके द्वारा हुमायूं के द्वारा एक बनवाया गया पुस्तकालय था दीन पनाह नाम का, उसी के सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। और एक इतिहासकार ने कहा भी है, लेनपुल जिसका नाम है, इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं का जन्म जो है लुढ़कते हुए पैदा हुआ और लुढ़कते पुढ़कते इसका जीवन जो है चलता रहा और अंत में लुढ़कते हुए इसको मृत्यु भी हो जाती है, ठीक ना। तो मैंने थोड़ा सा एक एक झलक दे दिया है इसके जीवन से परिचय संबंधित इस वीडियो में। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इससे संबंधित जितने भी सारे वीडियो जो युद्ध हैं इसके द्वारा लड़े गए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा कि इसके द्वारा युद्ध कौन कौन से लड़े गए। पहला जो इसने युद्ध किया तो कलिंजर पर इसने आक्रमण किया, कलिंजर पर आक्रमण किया 1530 में तो इसको सिंहासन हासिल हुआ, है ना, राज गद्दी पर बैठा। 1531 में इसने कलिंजर पर आक्रमण करता है, जो यहाँ के राजा थे प्रताप रुद्र देव, यानी 1531 में कलिंजर पर आक्रमण करता है और हुमायूं और प्रताप रुद्र देव के बीच में जो है यह युद्ध होता है। युद्ध क्या होता है? युद्ध कोई नहीं होती है, संधि हो जाती है, ठीक ना। तो इसके बारे में डिटेल हम आगे बताएंगे। दूसरा युद्ध आप कह सकते हैं दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध या इसी को देवरा का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। देवरा का युद्ध जो 1531 में ही होता है, 1531 में ही ये भी युद्ध होता है। इसमें हुमायूं और महमूद लोदी नाम का एक व्यक्ति है ना, महमूद लोदी, उसके साथ ये युद्ध होता है, ठीक ना। अगला युद्ध है, इस युद्ध में एक शेर खां नाम का व्यक्ति था जो इसका सेनापति था, वो जो है इसकी मदद करता है इस युद्ध में, वही शेर खां। इसका नाम जो बाद में चल के शेर शाह सूरी नाम से फेमस होता है, उसको आगे हम बताएंगे, ठीक ना। तीसरा युद्ध जो लड़ता है इसके सेनापति जो था शेर खां, उसके बीच होता है चुनार का युद्ध, ठीक ना। चुनार का युद्ध जो है तीसरा युद्ध होता है हुमायूं और इसके सेनापति, चूंकि इस युद्ध में इसका सेनापति साथ दिया था और इसीलिए अगला युद्ध जो है हुमायूं इसके सेनापति से करता है जो था शेर खां, ठीक ना। तो इस तरह से हमने देखा कलिंजर का आक्रमण 1531 में, दोहरिया या देवरा का युद्ध 1531 में ही हुआ महमूद लोदी और हुमायूं के बीच, या रुद्र प्रताप और हुमायूं के बीच। तीसरा है चुनार का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच, ठीक ना। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और युद्धों के बारे में इसने जो लड़ा था। मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल और बताऊंगा, ठीक ना। आप लोग इसको लिखते जाइए मेरे साथ। चलिए, चौथा युद्ध जो लड़ा बहादुर शाह 1500 आप कह सकते हैं 35-36 के बीच में, है ना। बहादुर शाह से संघर्ष हुआ इसका। हम डिटेल इसके बारे में बताएंगे बाद में कि ये कौन था, कैसे क्या है। बहादुर शाह 1535 में इससे युद्ध होता है, संघर्ष होता है हुमायूं का, ठीक ना। इसके बाद नंबर 5
एक बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ, जिसमें दो लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो युद्ध इसका हुआ था, 5वां चौसा का युद्ध, और छठा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक ना, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चौसा का युद्ध, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब होता है? चौसा का युद्ध होता है 1539 में। चौसा नामक युद्ध, चौसा नामक स्थान पे होता है, बिहार में पड़ता है। ठीक ना, गंगा के आप जाएंगे थोड़ा सा दक्षिण में तो कर्मनासा नदी है, कर्मनासा नदी किनारे पर एक जो है स्थान है चौसा, वहीं पर जो है 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी, शेर खां आप कह सकते हैं, बाद में बताएंगे कि शेर खां कैसे शेर शाह सूरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक ना, तो और इसका नाम जो है क्या था स्टार्टिंग में, फिर शेर खां कैसे हुआ, अगली वाली वीडियो में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेर खां के बीच 1539 में। ठीक ना, और लास्ट एक युद्ध लड़ा था इसने कन्नौज। लास्ट क्या मतलब, ये 1540 के बीच की बात बता रहा हूँ। ये जो पहले बार इसका जो शासनकाल का समय है 1530 से लेकर 1540, इस समय तक ये 6 युद्ध लड़ा। उसके बाद 55 में आता है तो और 1 2 3 सूरजगढ़ का या ऐसे कुछ युद्ध लड़ता है, तो बाद में हम बताएंगे। पहले ये युद्ध देख लेते हैं। तो ये युद्ध जो 6वां था इसका, कन्नौज या कन्नौज नामक स्थान पे हुआ था, या बिलग्राम इसको बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध एक कब होता है? 1540 में। 1540 में युद्ध होता है हुमायूं और शेर खां के बीच। शेर खां के बीच दोनों में, इस दोनों युद्ध में शेर खां विजयी होता है, हुमायूं बुरी तरह पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए फिर वापस अफगानिस्तान चला जाता है, और 15 वर्षों तक निष्कासित जीवन व्यतीत करने के बाद फिर से ईरान शाह की मदद से भारत वापस लौटता है, और फिर से अपना सिंहासन जो है हासिल करता है हुमायूं 1555 में, और 56 में जो है सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, तो ये जो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध है, ये शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेर खां जीत हो जाता है शेर खां की, और हुमायूं पराजित हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था। इस तरह से हमने कुछ एक झलक सा बता दिया मैं आप लोगों को इस वीडियो में। इसके बाद ये जो इसके युद्ध है डिटेल मैं बारी बारी से युद्धों के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस अगली नेक्स्ट वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये हुमायूं के जीवन काल से संबंधित कुछ शुरुआती जीवन के बारे में मैंने बताया। पिछली वीडियो मेरी बाबर के बारे में थी, आप लोग उसको भी जरूर देखें, फिर इसको देखें। इसके बाद मैं अकबर के बारे में, ठीक ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, है ना, जहांगीर, जितने भी मुगल काल से संबंधित जितने शासक हैं, बारी बारी से मैं डिटेल इसको पढ़ाता रहूँगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, ठीक ना। तो यह चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।